आ आ ओ केता। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप सभी का डोगरी भाषा के इस स्वयं पाठ्यक्रम में स्वागत है। हमारा आज का विषय है डुग्गर का भूगोल। जम्मू क्षेत्र का सामान्य विवरण। हमारा भारत एक विशाल देश है। भारत कई धर्मों और संस्कृतियों वाला देश है। अनेकता में एकता भारत की पहचान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य और प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू और कश्मीर एक संपूर्ण राज्य होने के साथ साथ धारा 370 और 35 से लागू होने के कारण इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और धारा 370 को हटाया गया। इसके बाद लद्दाख को जम्मू और कश्मीर का विभाजन करके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक संपूर्ण राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर के तीनों संभाग जम्मू और लद्दाख कश्मीर का ही अंग थे। डुग्गर: जम्मू और कश्मीर का जम्मू क्षेत्र डुग्गर कहलाता है। यह भारत के उत्तर में स्थित है। यहाँ की भाषा डोगरी है। इस क्षेत्र के लोग डोगरे कहलाते हैं। जम्मू के क्षेत्र में जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, डोडा, भद्रवाह, उधमपुर और पुंछ राजौरी का क्षेत्र आता है। पाक अधिकृत क्षेत्र में भी डुग्गर का क्षेत्र आता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियालकोट में शकरगढ़ और जफरवाल तहसीलें भी डुग्गर का ही क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ हिमाचल के नूरपुर, कांगड़ा और पंजाब का पठानकोट, होशियारपुर और गुरदासपुर क्षेत्र भी डुग्गर के अंतर्गत आता है। डुग्गर शब्द को लेकर विद्वानों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि डुग्गर शब्द वैदिक परंपरा में प्रघात काणु के पुत्र दुर्गह के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ विद्वान महाभारत के भीष्म पर्व में प्रयुक्त शक्य दुर्गाल के साथ जोड़ते हैं। कुछ कश्मीरी विद्वानों के अनुसार डुग्गर शब्द दुगड़, दुगड़ से मिलता जुलता है, कश्मीरी में जिसका अर्थ होता है ऊंचा स्थान। कश्मीर से संबंधित प्राचीन इतिहासकार कल्हण ने कहीं पर भी साहित्य में डोगरा अथवा डुग्गर शब्द के हवाले से कोई चर्चा नहीं की है। डुग्गर शब्द का पहला लिखित प्रमाण हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक ताम्र पत्र पर मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम एक शिवालिक पहाड़ियों वाले कम ऊंचे स्थान को डुग्गर प्रदेश मानते हैं। ये क्षेत्र झेलम और रावी के मध्य स्थित है। वर्गीकरण 1: डुग्गर क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन। विद्वानों ने डुग्गर प्रदेश को भौगोलिक तौर पर इस प्रकार विभाजित किया है: मैदानी क्षेत्र, कंडी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र: शिवालिक की छोटी पहाड़ियों का निचला क्षेत्र समतल होने के कारण ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में गेहूं और धान की फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। जम्मू क्षेत्र के रणवीर सिंहपुरा के क्षेत्र की बासमती पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस मैदानी क्षेत्र में नहरों के पानी से सिंचाई की जाती है। खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए ट्यूबवेल भी अच्छी खासी संख्या में दिखाई दे जाते हैं। जम्मू मंडल से लेकर पठानकोट तक
और जम्मू से सुंदरबनी एक राष्ट्रीय राजमार्ग से निचला सारा हिस्सा मैदानी क्षेत्र की परिधि में आता है। यह इलाका अच्छी खासी घनी आबादी वाला है। कठुआ, रामगढ़, नंदपुर, केसो कमोर, कौलपुर, खानपुर, नेगा, चांबलियाल का सारा क्षेत्र मैदानी है। हीरानगर, सांबा, इसके साथ रणवीर सिंहपुरा तहसील सुचेतगढ़, सारा क्षेत्र मैदानी कहलाता है। मैदानी क्षेत्र की विशेषताएं। उपजाऊ भूमि। इस क्षेत्र की भूमि बहुत उपजाऊ होती है जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी चिकनी होती है जिस कारण फसल अच्छी खासी मात्रा में हो जाती है। सिंचाई की सुविधा। चिनाब, रावी और तवी जैसी नदियों के पानी से खेतों की सिंचाई होती है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग भी होता है। इस क्षेत्र में नलकूप अच्छी खासी संख्या में देखे जा सकते हैं। कृषि उत्पादन में वर्षा का पानी भी विशेष भूमिका अदा करता है। जलवायु। यहाँ की जलवायु गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में ठंडी होती है। बरसात का मौसम उमस भरा होता है। फसलें। गेहूं, धान, मक्का, सरसों आदि फसलों की खेती होती है। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की बासमती पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक विविधता। ये क्षेत्र डोगरा संस्कृति का केंद्र है। यहाँ डोगरी भाषा, लोक संगीत और यहाँ की परंपराएं प्रमुख हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं लोहड़ी, दिवाली, ईद, बैसाखी, करवा चौथ, रुटराड़े, स्कोलड़े, बछदुआ, द्रुबड़ी, नवरात्रे, रामनवमी, दुर्गाष्टमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, गुरुपूर्व, ये सभी त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। आरएसपुरा तहसील, सुचेतगढ़ तहसील और जिला सांबा की रामगढ़ तहसील के लोगों की भाषा पर पंजाबी भाषा का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिलता है। पेशा। मैदानी क्षेत्र के लोगों का प्रमुख पेशा खेतीबाड़ी है, पर लोगों में खेतीबाड़ी के प्रति रुझान पहले की अपेक्षा कम हुआ है। शिक्षा के कारण लोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। फौज और पुलिस और अर्धसैनिक बलों में जाने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है। पेड़ पौधे। इस क्षेत्र में पीपल, बटवृक्ष, कीकर, शीशम, सफेदा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। कीकर, शीशम और सफेदे की लकड़ी फर्नीचर और घरों के खिड़की दरवाजे बनाने के उपयोग में लाई जाती है। आम, अमरूद, संतरे, नींबू, किन्नू, किम आदि फलदार पेड़ भी पाए जाते हैं। घरों की चार दीवारी के अंदर अशोका ट्री, पाम ट्री आदि पेड़ सजावट के लिए लगाए जाते हैं। वैसे पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में यहाँ पेड़ कम है। पशुपालन। चारे की अधिकतम उपलब्धता होने के कारण यह क्षेत्र पशुपालन का केंद्र रहा है, पर आजकल लोग पशुपालन की तरफ ध्यान कम देते हैं। गाय, भैंस और घोड़े आदि पशुओं के चारे का प्रबंध हो जाने के कारण गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग पहाड़ों से अपने पशुओं को मैदानी इलाकों में ले आते हैं। यही लोग स्थानीय लोगों की दूध संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं। कंडी क्षेत्र। कंडी क्षेत्र पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के मध्य वाला भाग है। यह इलाका बंजर, शुष्क और पथरीला है। यहाँ अक्सर पीने के पानी की किल्लत रहती थी, पर आजकल जल शक्ति विभाग की तरफ से लगाए गए ट्यूबवेलों के कारण पानी की किल्लत थोड़ी दूर तो हुई है, पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। गर्मियों में स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। कुएं, तालाब सूख जाने के कारण पशु पंछियों को बहुत बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। कई पशु पक्षी प्यास के कारण मर जाते हैं। कंडी क्षेत्र की सारी कृषि वर्षा के पानी पर निर्भर रहती है। वर्षा पर्याप्त हो तो फसल होने की संभावना हो सकती है। कंडी क्षेत्र की विशेषताएं। भूमि। कंडी क्षेत्र की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं होती, भूमि पथरीली और बंजर होती है। सिंचाई की सुविधा। कंडी क्षेत्र की भूमि वर्षा पर ही निर्भर रहती है।
यहाँ सिंचाई के लिए दूसरी और कोई व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त पानी ना मिलने के कारण यहाँ फसलें सूख जाती हैं और अकाल जैसी स्थिति बनी रहती है। जलवायु, कंडी क्षेत्र की जलवायु शुष्क होती है। यहाँ गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में प्रचंड सर्दी का प्रकोप रहता है। फसलें, कंडी क्षेत्र में गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द आदि फसलों की खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ फसलों का उत्पादन कम होता है। सांस्कृतिक विविधता, कंडी क्षेत्र में भी प्रायः वे सभी त्योहार मनाए जाते हैं जो मैदानी इलाके में मनाए जाते हैं। यहाँ की भाषा विशुद्ध डोगरी है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपरी हिस्से और पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से में स्थित है। जम्मू, सांबा, कठुआ, अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा और राजौरी आदि इस क्षेत्र में शामिल हैं। मेले और दंगल भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। पेशा, कंडी क्षेत्र के लोग सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर भारत की सेवा करते हैं। बहुत से लोग मजदूरी भी करते हैं। पशुपालन, कंडी के लोग पशुपालन में विशेष रुचि रखने वाले हैं। यहाँ गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, गधे और खच्चर वगैरह पाले जाते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए गाय, भैंसें आदि पालते हैं। मांस के लिए भेड़ और बकरी आदि पाले जाते हैं। गधे, घोड़े सामान की ढुलाई में प्रयोग किए जाते हैं। पेड़ पौधे, कंडी क्षेत्र में कीकर, शीशम, पीपल, बट वृक्ष, आम, बेरी आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ कंटीली झाड़ियाँ भी होती हैं जो खेतों में बाड़ का कार्य करती हैं। कंडी में भी प्रायः वही फलदार पेड़ होते हैं जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, डुग्गर का पहाड़ी क्षेत्र समुद्री सतह से 2500 फीट से लेकर 7000 फीट तक ऊंचा है। ये पूरा क्षेत्र जंगलों से भरा पड़ा है। इन जंगलों में भालू, पैंथर, जंगली बकरी, लोमड़ी, बंदर आदि पाए जाते हैं। इन जंगलों में पंछियों का शोर प्रायः सुनने को मिल जाता है और इस क्षेत्र में बावड़ियों, झरनों और कहीं कहीं झीलों का दिख जाना आपके तन मन को शीतल कर देता है। इस भूखंड से कई नदियाँ, नाले निकलते हैं। भद्रवाह के कपिलास कुंड से तवी, उज्ज और बसंतर का निकास माना जाता है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से प्रवाहमान चंद्रभागा दरिया भी जम्मू क्षेत्र में प्रवेश करता है। यहीं चंद्रभागा बाद में चिनाब के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा में चंद्र और भागा नाम के 2 दरिया समाहित होते हैं। ये पाडर से होते हुए किश्तवाड़, रामबन, रियासी और फिर अखनूर पहुंचता है। फिर अखनूर से आगे चिनाब 2 भागों में बढ़ जाता है। चिनाब अथवा चंद्रभागा को पहाड़ों का दरिया भी कहा जाता है। पहाड़ों से लकड़ी के शहतीर भी अखनूर तक इसी दरिया से आते थे, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि समूचे उत्तर भारत को लाभ मिलता था। डुग्गर के इस क्षेत्र में अनेक धातुओं की भरमार है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, कोयला, नीलम और एल्युमिनियम आदि। पहाड़ी क्षेत्र की विशेषताएं। भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि उपजाऊ मानी जाती है। खेत सीढ़ीदार होते हैं। ये खेत मैदानी क्षेत्र के खेतों के अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। पहले लोग बैलों की सहायता से बुआई किया करते थे। अब वैज्ञानिक तकनीक से बनाई गई छोटी छोटी मशीनों से बुआई की जाती है। सिंचाई की सुविधा। पहाड़ी क्षेत्र की भूमि अधिकतर वर्षा के आने पर ही निर्भर है। पहाड़ों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती रहती है। कई जगह पर नालों का पानी भी सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जलवायु। पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु बहुत ठंडी होती है। पहाड़ों पर बारिश होने और बर्फ गिरने पर बहुत अधिक ठंड हो जाती है। गर्मी का मौसम बहुत सुहावना होता है। भूस्खलन होने पर
जान माल की हानि होने का भय बना रहता है। ऐसी आपदा आने पर कई बार बहुत हानि भी हो जाती है। फसलें, पहाड़ी क्षेत्र में मक्का, गेहूं, धान, आलू, कसरोड़, कुच्छी, कड़म आदि फसलें मिलती हैं। भद्रवाह के राजमाश बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी आलू अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ी मक्का और मैदानी मक्का के स्वाद और तासीर में भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने डुग्गर का वर्गीकरण इस प्रकार भी किया है। समतल क्षेत्र, पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगते और उससे मिलता जुलता क्षेत्र। इस क्षेत्र को मैदानी झालर भी कहा जाता है। बहिर्गिरी, यह क्षेत्र समुद्र तल से 100 मीटर से 1500 मीटर तक ऊंचा है। अंतर्गिरी, इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक है। यह क्षेत्र हरियाली से भरपूर और मनमोहक है। डुग्गर क्षेत्र के जिले, डुग्गर क्षेत्र के अंतर्गत यह जिले आते हैं: कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, रियासी। आगे ये जिले तहसीलों, नियाबतों और पटवारों में बंटे हुए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, डुग्गर प्रदेश का इतिहास अति प्राचीन माना जाता है। पौराणिक युग में इस भूखंड का नाम गर्दे देश था और इसकी राजधानी साकलकोट, जो कि आजकल सियालकोट पाकिस्तान में मानी जाती है। ईसा पूर्व 323 में यूनानी बादशाह सिकंदर ने इस पर हमला किया था। उसके आक्रमण के समय यह जनपद दार्व अभिसार के नाम से प्रचलित हो चुका था। इस प्रकार यह माना जाता है कि दार्व अभिसार पहले मद्र देश का ही भाग था, बाद में ये उससे पृथक हो गया। दार्व अभिसार के भी 2 भाग हुआ करते थे, सर्ब और अभिसार। रावी से लेकर चंद्रभागा नदी के मध्य क्षेत्र को दार्व और चंद्रभागा से लेकर वितस्ता नदी के मध्य भाग को अभिसार कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद दार्व अभिसार 2 भागों में बंट गया, एक दार्व और दूसरा अभिसार। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी शासकों ने यहाँ पर 200 वर्ष तक राज किया होगा, क्योंकि शासकों के कुछ कबीले मध्य एशिया से भी भारत में दाखिल हुए। उन्होंने यूनानी शासकों को हराकर अपनी सत्ता कायम की। उन कबीलों में एक शक्तिशाली कबीला कुषाण था। कुछ विद्वानों का मानना है कि डुग्गर में बसने वाली शान प्रजाति कुषाण की ही वंशज है। कुषाणों की सत्ता भी इस क्षेत्र में अधिक देर तक नहीं रह पाई। दूसरी शताब्दी के आरंभ में उनका प्रभाव इस क्षेत्र से समाप्त हो गया। यह भी समझा जाता है कि तृतीय शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक इस भूखंड पर नागवंशी राजाओं की सत्ता रही होगी। 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का समय अंधकारमय युग माना जाता है। यहाँ काफ़ी उथल पुथल रही होगी और ये भूखंड छोटे छोटे राजवाड़ों में बंट गया। 10वीं शताब्दी के बाद कुछ राज्यों और राजाओं के 14 नाम राज तरंगिणी में मिलते हैं, जैसे बहनापुर राज्य, बलपुर राज्य, राजापुरी राज्य, पर्णवैस राज्य वगैरह। बम्बापुर के शासक धरवंशी थे। ऐसे ही बल्लपुर में पहले शाक्यवंशी राजाओं की सत्ता थी, फिर बाद में पालवंशी सत्तासीन हो गए। राजौरी के राजा भी पालवंशी थे। कल्हण ने पुंछ के राजाओं को खस कहा है। 10वीं सदी के उपरांत मुस्लिम शासकों मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से सारा उत्तरी भारत थरथरा उठा। कई रजवाड़े और सावंत अपने बचाव हेतु पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ भाग गए। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की फौजों ने स्थानीय रजवाड़ों को हराकर अपने नए राज्य स्थापित कर लिए। इन राज्यों की संख्या 22 थी, जिनमें से 11 राज्य रावी के पूर्व की ओर और 11 पश्चिम की ओर थे।
जम्मू, बाहू, जसरोटा, बिलावर, भड्डू, अखनूर, भिंबर, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और भद्रवाह रावी के पूर्व की ओर, जबकि नगरकोट, नूरपुर, चंबा, कल्हूर, मंडी, कुल्लू, सुकेत, कसौंधल, नालागढ़ आदि पश्चिम की ओर थे। इन सभी राज्यों के संस्थापकों के बारे में कहा जाता है कि यह सभी बाहरी राज्यों से आए थे। इन सभी राजाओं का मुखिया जम्मू का राजा ही होता था। एक दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि जम्मू शहर की नींव राजा जाम्बू लोचन ने रखी थी। कुछ इतिहासकार जाम्बू लोचन को जम्मू का आदि राजा मानते हैं। इतिहासकार राजा मालदेव को जम्मू का प्रथम राजा मानते हैं, जो 1370 ईस्वी में गद्दी पर विराजमान हुआ था। उसके शासनकाल में अमीर तैमूर ने जम्मू पर आक्रमण किया था। राजा मालदेव बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, परंतु पराजित हो गया। उसके बाद उसका बेटा अमीर देव राजा बना। दिल्ली के सुल्तान मुबारक हुसैन ने सन 1519 ईस्वी को उसे पहाड़ी राजाओं का सरदार घोषित किया। इसकी कई पीढ़ियों के बाद कपूरदेव राजा बना, जो 1588 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। बाद में हरिदेव, राजा सुनदेव, राजा रणजीत देव जम्मू के राजा बने। राजा रणजीत देव दक्ष का शासनकाल स्वर्णिम काल माना जाता है। उसने समूचे डुग्गर प्रदेश को एक लड़ी में पिरोने का कार्य किया। उसका बेटा ब्रजदेव बाद में राजा बना और सिखों के साथ लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके उपरांत जम्मू के हालात ठीक नहीं रहे। उसके उत्तराधिकारी इसकी रक्षा नहीं कर पाए। सन 1808 ईस्वी में जम्मू पर खालसा सेना ने अधिकार कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिपह सालार गुलाब सिंह को 1822 में जियापोता घाट पर तिलक लगाकर जम्मू की बागडोर सौंपी। उसके बाद उसका बेटा रणवीर सिंह, जो कि 1856 से लेकर 1885 तक राजा रहा, 1886 से लेकर 1926 तक महाराजा प्रताप सिंह का शासन रहा। उसके बाद 1926 से लेकर 1948 तक महाराजा हरी सिंह जम्मू के शासक रहे। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इस कंटेंट में हमने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी देते हुए डुग्गर के तीनों क्षेत्रों की जानकारी, उनकी विशेषताओं को उजागर करने के साथ साथ डुग्गर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समय समय पर इसमें होने वाली राजनीतिक हलचल की जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। राजा जाम्बू लोचन से लेकर महाराजा हरि सिंह तक के शासकों का वर्णन इस कंटेंट में दिया गया। इस संपूर्ण अध्ययन में हमने पाया कि इस भूखंड का कण कण अपनी विशेष महक के साथ अपनी विशेषता को दर्शाता है।